एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग शुरू हमारा जो लेक्चर है ये पजल का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है, उसे देखिए। 8 friends C, D, F, G, L, O, P and Y are sitting around a circular table. Some of them are facing inside while other are facing outside. ठीक है, 8 लोग हैं, वो एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब कुछ लोगों का फेस अंदर की तरफ है, कुछ लोगों का फेस बाहर की तरफ है, लेकिन हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो सर्कल बना हुआ है, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और हमारे कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पर हमें डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, उसके बाद मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 8 में से कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं दी हुई है। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ठीक है, तो हमें नहीं पता सी अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, क्योंकि अगर सी अंदर देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट अलग होगा, सी अंदर बाहर देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट अलग होगा। इसलिए हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। और पॉइंट हम कैसे लिखते हैं? अपने हिसाब से। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ठीक है, G and C are the immediate neighbors. G and C are the immediate neighbors. Next, Y sits third to the right of O. Y sits third to the right of O. ये एरो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा है उस बंदे की पोजीशन दे रखी है जहां से पॉइंटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ओ से वाई की तरफ पॉइंट जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वाई ओ के राइट या दाएं हाथ की तरफ है। और कौन सी पोजीशन पे है? तो 1, 2 और 3। ठीक है, ये जो डाटा हम लिखते हैं ना, ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि हमने जो लिख लिया स्टेटमेंट को पढ़कर, बाद में जब पुट करना है उसको सर्कल में, अरेंजमेंट में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उसका मीनिंग क्या समझा था। हमें वापस से स्टेटमेंट नहीं पढ़ने को होना चाहिए। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पॉइंट्स को क्लियरली लिखें। ठीक है, ये हो गया y sits third to the right of O, who is not sitting immediate to C। अब who किसके लिए गया? ये O के लिए। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि O is not immediate to C, तो ये वाली कंडीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? स्टेटमेंट नंबर 3, P who faces outside। तो हमें पहली हिंट मिली कि P who faces outside। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ बैठा लेता हूँ P को, और इसे आउटसाइड फेस करा देता हूँ। ठीक है, अब P जब आउटसाइड फेस कर रहा है तो आउटसाइड फेस करते समय इसका राइट हैंड ये होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। P who faces outside sits second to the right of D। ये D के सेकंड राइट में है, और आगे ये भी दे रखा है who is facing inside, मतलब D is facing inside and P is sitting second to the right of D। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं डी को यहाँ बैठाता हूँ और क्लियरली दिया हुआ है कि डी अंदर की तरफ देख रहा है, तो बेटा अगर डी अंदर की तरफ देख रहा है तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट नहीं हो सकता पी। इसलिए डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी बैठेगा आपका कहाँ पे? डी बैठेगा आपका यहाँ पे। अब डी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो अब उसका ये राइट हैंड हो गया। अब स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। पी हु फेसेस आउटसाइड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी हु इज फेसिंग इनसाइड। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली हमने इस अरेंजमेंट के अंदर कर दिया। ठीक है, एफ एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। एक बात ध्यान से सुनना इसमें, एफ एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में एक स्टेटमेंट आया था, एफ एंड जी आर फेसिंग ईच अदर। तो फेसिंग ईच अदर में हमें दो चीज अंडरस्टूड होती हैं। जब आप किसी को फेस कर रहे हो सर्कल में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ समझो, अगर आप सर्कल में किसी को फेस कर रहे हो तो उसके लिए फेस करने के लिए आपको एक तो अपोजिट होना ही पड़ेगा, तभी आप फेस कर पाओगे। और उसमें आपको एक दूसरे की तरफ, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपको अंदर की तरफ देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि F एंड G आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अपोजिट पेयर है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे की तरफ या फिर सेंटर की तरफ फेस करे हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हमें समझ में आया कि F एंड G आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब हम देखते हैं हमारे पास अपोजिट के कितने सीन है। देखो, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अपोजिट पेयर गया, ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास या तो ये वाला है पेयर बचा हुआ है, या तो हमारे पास ये वाला पेयर बचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन को एक एक करके पुट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें मैं एफ और जी को यहाँ पुट कर देता हूँ, या तो एफ यहाँ या जी यहाँ, और इसमें एफ यहाँ या जी यहाँ। ठीक है,
दूसरी कंडीशन को भी बना लेते हैं क्योंकि उसको पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये हमारा y है, सॉरी यहाँ पर हमारा p था जो बाहर की तरफ देख रहा है, यहाँ पर हमारा कौन बैठा हुआ है d जो अंदर की तरफ है। ठीक है, f और g का ये वाला पेयर हमने कर लिया, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो एक ये और बचा हुआ है, तो आपका f और g यहाँ पे और आ सकता है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन आगे क्या बोल रखा है, डी जी एल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर लिख देता हूँ कि डी जी और एल एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डी इनवर्ट देख रहा है या सेंट्रल की तरफ देख रहा है तो जी एल भी इनवर्ट देख रहे हैं, अगर डी बाहर देख रहा है तो डी जी एल भी बाहर की तरफ देख रहे हैं। डी जी एल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, पी एंड सी फेस इन द सेम डायरेक्शन। इसके बाद क्या दे रखा है, पी एंड सी फेस द सेम डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ जी। तो पी और सी एक डायरेक्शन देख रहे हैं लेकिन ये डायरेक्शन आपके जी के अपोजिट है। ठीक है, ये तरीका भी आप देखते चलना लिखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट को अपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, पी और सी का डायरेक्शन एक है जो जी के अपोजिट है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमें, एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन एफ एंड पी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ। तो यहाँ पर हमारा पी बैठा हुआ है, थोड़ा क्लियरली बना लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पर हमारा पी था, क्वेश्चन में के लास्ट स्टेटमेंट में साफ साफ दे रखा है कि पी इज नॉट नेबर ऑफ एफ, तो यहाँ पर एफ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा आपका जी और इस कंडीशन में आपका एफ आएगा यहाँ पे। सिमिलरली इस कंडीशन में भी हम चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि पी और एफ नेबर नहीं हो सकते। ठीक है, इस स्टेटमेंट में भी हम चेंजेस कर लेते हैं। अब आप लास्ट वाला स्टेटमेंट को वापस से पढ़ो, एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन एफ एंड पी। इसका मतलब ये है कि एफ और पी के बीच में कम से कम 2% होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो एफ और पी के बीच में कम से कम 2 है, हाँ है 2 है मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और अगर आप इसके पी से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हो तो हमारे पास 1 2 3 4 लोग हैं और क्लॉकवाइज देखते हो 2 है, मतलब 2 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ हमने कर ली। और एफ और पी इज नॉट नेबर ऑफ एफ और पी एफ का पड़ोसी नहीं है, ये कंडीशन भी फुलफिल हमारी हो चुकी है। तो देखो हमने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए, जितने स्टेटमेंट्स को हम डाटा में जितने स्टेटमेंट्स को हम अरेंजमेंट में रख सकते थे हमने रखा, और जितने स्टेटमेंट्स को हम डाटा को अरेंजमेंट में नहीं रख सकते थे उतने स्टेटमेंट्स को हमने पॉइंट में लिखा। अब हम यहाँ से अगर क्वेश्चन हटा भी दें, हम यहाँ से क्वेश्चन हटा देते हैं आपके साथ आपकी स्क्रीन से, अब आप देखोगे आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से ही डाटा रीड करना आना चाहिए और फिल करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा पॉइंट हमें ये देखना है कि हम किस चीज को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि जी और सी आर नेबर ऑफ ईच अदर, तो अगर आप इस कंडीशन में देखो कि जी के दोनों ही नेबर्स की जो सीट है वो ऑक्यूपाइड है, तो ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो गई साफ साफ। अब हम बात करते हैं सिर्फ जो पहली कंडीशन हमने बनाई थी, जी का नेबर कौन है सी, तो जी का यहाँ पर सिर्फ एक ही नेबर है, एक ही सीट वेकेंट है, तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी हमने कंप्लीट कर ली, तो उसको मैं कट कर देता हूँ। अब सी के, हाँ अब एक चीज ध्यान रखना, उसने क्या बोला है कि सी वाई के लेफ्ट सेकंड स्थान पर है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी पर्सन किसी पर्सन से सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में एक सीट वेकेंट होनी चाहिए। तो सी और वाई के बीच में यहाँ पर एक सीट वेकेंट है जी, बट यहाँ पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, कौन है वो पी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वाई है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं बन सकती इसकी। अभी अब आप यहाँ से क्लियरली वाई का डायरेक्शन मार्क कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। ठीक है, y के लेफ्ट में सेकंड स्थान पर c बैठा है, तो अगर y अंदर की तरफ देखेगा तभी तो जाकर ये उसके लेफ्ट होगा, क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ देखने लगा, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये बाहर की तरफ देखता है तो ये इसका राइट हो जाएगा, बट अगर अंदर देखता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और सी वाई का लेफ्ट हो गया सेकंड प्लेस पे, तो ये कंडीशन हमने कंप्लीट कर दी। इसे मैं कट कर देता हूँ, वाई को थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब आप देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट,
मुझे नहीं पता कि ओ के लेफ्ट में या राइट में, वाई के लेफ्ट में या ओ के लेफ्ट में, बट यहाँ पर क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि ओ और वाई के बीच में दो वेकेंट सीट चाहिए, दो खाली स्थान चाहिए। तो यहाँ पर देखो वाई ये रहा, दो खाली स्थान करके यहाँ पर तो जी बैठा है, बट यहाँ पर खाली स्थान करके ये एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ओ। अब यहाँ से रीड कर लो, ओ और सी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो वो कंडीशन अपने आप ही फुलफिल हो चुकी है। आप देख सकते हो ओ और सी पड़ोसी नहीं है। अब थर्ड पॉइंट में देखो कि ओ के राइट थर्ड प्लेस पे बैठा है वाई, तो ओ का ये राइट कब कहलाएगा, जब आपका ओ बाहर की तरफ देख रहा होगा। क्योंकि आप एक चीज देखो, अगर इसको आप अंदर बैठाते हो, अंदर की तरफ फेस कराते हो, अगर आप ओ को अंदर की तरफ फेस कराते हो तो ये इसका लेफ्ट होगा वाई, बट अगर आप इसे बाहर की तरफ फेस कराते हो तब जाके ये वाई जो है ओ का थर्ड प्लेस पे राइट कहलाएगा। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, ये तो कट गया था अरेंजमेंट। उसके बाद आप ये देखो डी जी एल एक डायरेक्शन में, इसका मतलब यही था। मुझे स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं अपने स्टेटमेंट को डाटा में इस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ जिससे मैं खुद समझ पाऊँ। डी जी एल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, तो डी अंदर देख रहा है, तो आप यहाँ पर देखो जी भी आपका अंदर देखेगा। ठीक है, उसके बाद एल भी आपका अंदर देखेगा। यहाँ पर एल की कोई पोजीशन, तो एल आपका यहीं पे आ जाएगा और कोई पोजीशन बची नहीं है। तो डी जी एल तीनों लोग अंदर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद पी और सी का डायरेक्शन एक ही है, बट वो डायरेक्शन जी के अपोजिट है। तो वो डायरेक्शन जी के अपोजिट है, देखिए जी का डायरेक्शन अंदर है, तो पी और सी का डायरेक्शन बाहर होना चाहिए। पी का ऑलरेडी बाहर है, सी का भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको सारे के डायरेक्शन मिल गया। वाई अंदर, वाई आपका अंदर दिख रहा है, एल अंदर दिख रहा है, सी बाहर, जी अंदर, पी बाहर, ओ बाहर, डी अंदर। एफ का आपको ये कंफर्म नहीं हुआ कि एफ अंदर दिख रहा है या बाहर दिख रहा है। अब कुछ लोग समझेंगे सर हमारा अरेंजमेंट गलत बना है, बट अरेंजमेंट गलत नहीं बना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम। ठीक है, अगर वो पूछता है कि एफ का डायरेक्शन क्या है, तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वो होगा आपका सी एंड डी। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जरूरी नहीं है कि पजल को सॉल्व करने के बाद आप 100% निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आपको कुछ डाटा इनकम्प्लीट छोड़ता है और उसका आंसर भी वही होता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर इसी पजल के बेसिस पर 3 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। पी की स्थिति ज्ञात कीजिए सी के संदर्भ में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो पी की पोजीशन, अगर आप ये रही पी की पोजीशन और रेस्पेक्ट ऑफ सी में अगर देखो, तो देखो सी आपका कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो सी के रेस्पेक्ट में पी की पोजीशन क्या होगी, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। ठीक है, ये आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड वाई इफ काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम डी। डी और वाई के बीच में कितने लोग हैं अगर काउंट किया जाए डी से, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप डी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हो, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो आप देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके कितने लोग हैं, 5 पीपल। आई होप ये क्लियर हो रहा होंगे क्वेश्चन आपको। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू एल। तो एल के अपोजिट कौन बैठा है यहाँ पे, तो वो तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। एल के अपोजिट यहाँ पे बैठा है आपका ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाले का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी बैंकिंग एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को वापस से देखिए, समझिए, है ना, और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट यार हम लोगों को 50 लाइक्स प्रोवाइड करो इस वीडियो पे। अगर 50 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम संडे टू संडे एसबीआई क्लर्क जो 2020 के एग्जाम हुए हैं स्पेस में, मैं 1 बाय 1 आपको सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बट एटलीस्ट 50 लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करने में कंजूसी मत करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना करे बिना मत जाओ। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।